अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। बिल्कुल ऐसा ही खुशगवार गुजरेगा जैसा अभी इस वक्त लाहौर का मौसम है, बिकॉज़ लाहौर का मौसम इस वक्त इज़ टू मच प्लेजेंट। बादल जो हैं वो हर वक्त हर तरफ एक्चुअली में छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है और बादलों को देखकर लगता ये है कि आज पूरा दिन जो है ये बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और काली घटाएं जो हैं वो इस वक्त छाई हुई हैं। सो जनाब, मौसम के तो ये हाल अहवाल हैं। आई एम श्योर कि मौसम जितना खूबसूरत है वैसा ही खूबसूरत आपका आज का दिन गुजरेगा। शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाईलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे नौजवान लड़के और लड़कियों के हवाले से जो रंग गोरा करने के लिए मुज़र मसनूआत पर मुश्तमिल क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हैं, कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का सबब बन सकती हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहबाज और इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने और पीने की दीगर अशिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। नेज़ फल और सब्जियों की कीमतों में भी हालिया इजाफे की वजूहात और इनको कंट्रोल करने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है। तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। पार्टी क़यादत की जानिब से कौन से नए नाम फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं, इसको भी हमने डिस्कस करना है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला हतमी नहीं, इस हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। क्या हुकूमत के लिए PTI पर पाबंदी लगाना आसान होगा, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे अद्विया साज कंपनियों की जानिब से जारी मनमानियों के हवाले से। मुल्क में अद्वियात की कीमतों के हवाले से कोई रेगुलेटरी निज़ाम ना होने के बायस अद्विया साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 400 तक का अज़ खुद इजाफ़ा। हम बात करेंगे हुकूमत इस हवाले से क्यों खामोश तमाशाई जो है वो बनी हुई है। सो राइट नाउ इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट। जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे यंगस्टर्स के हवाले से जो अपना रंग गोरा करने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर का बाइस बन सकते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आजकल आप ये देखें, स्पेशली अगर हम एशियाई कंट्रीज़ की बात करें और पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर खूबसूरती का मयार गोरा रंग को समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात होता ऐसे है कि बहुत गोरे रंग के लोग भी जो है वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, खूबसूरत नहीं लग रहे होते, और बाज़ औक़ात सांवली रंगत में भी इंसान बहुत ज़्यादा खिल उठता है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आप कितने ग्रूम्ड हैं, ये चीज़ें प्रायोरिटी पर होती हैं। और उसके बाद सेकेंडरी चीज़ें, अगर आपका रंग गोरा है, सो आई थिंक इट्स समथिंग वेरी मच गॉड गिफ्टेड। बट हमारे यहाँ पर लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो रंग गोरा करने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो अल्टीमेटली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो इसी पर ही आज हमने बात करनी है। आई एम हैविंग इन माई शो स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहबाज। शहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो जब हम रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की बात करते हैं, इसके इस्तेमाल से स्किन को किस किस्म का नुकसान जो है वो हो सकता है? थैंक यू सो मच मैडम। ये देखें, जो वाइटनिंग क्रीम्स जो यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादातर जो वाइटनिंग के लिए एजेंट्स यूज़ होते हैं उनमें सर फहरिस्त जो आता है वो आता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के बहुत लंबी लिस्ट है साइड इफ़ेक्ट्स की। उसमें अगर शुरू हो जाएं स्किन थिनिंग, यानी कि स्किन पहले फेस की जो होती है वो थिन होती है, वो और ज़्यादा थिन हो जाती है। उसके अलावा जो है ब्लड वेसल जो होती हैं, जिनको कैपिलरीज़ कहा जाता है, सबसे छोटे साइज़ की जो होती हैं, वो आपकी विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। जब वो हमारे फेस पे विजिबल होती हैं तो हमें नीचे से ऐसे ऐसे लगता है, रेड रेड से जो है ना धागे धागे से नज़र आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि पहले तो 1 वीक या 2 वीक हमें वाइटनिंग का उसका इफ़ेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद से जो है वो रेडनेस एक तो नीचे डायलेटेड कैपिलरीज़ की वजह से आना शुरू हो जाती है,
दूसरा ये कि उसके साथ साथ येलोइश टिंज आना शुरू हो जाता है स्किन में। फिर ये जब स्टेज गुजरती है स्किन थिनिंग की और नीचे जो वास्कुलर जो प्रोमिनेंस होती है उसके अलावा फिर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस आ जाते हैं। वो इस वजह से आते हैं चूँकि स्टीरॉयड्स जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनोसुप्रेशन होती है, जब इम्यूनोसुप्रेशन होती है हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो सुप्रेस हो जाता है, तो उसके बाद मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस और फंगाई आके उधर अटैक करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्नी निकलना शुरू हो जाती है जो कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, और उसके अलावा मल्टीपल और तरह के इन्फेक्शंस आते हैं, इवन के सेलुलाइटिस भी हो जाता है जिसमें बाज़ का स्किन डेड हो जाती है और वो पूरे का पूरा पैच रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा फिर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी पे भी आते हैं, फेयरनेस के अलावा ये फेस के अलावा, क्योंकि वो जो स्टीरॉयड हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो पोटेंट स्टीरॉयड्स होते हैं, तो वो उनका लॉन्ग टर्म जो यूज़ होता है उनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन भी होती है, खून में भी वो जज़ब हो रहे होते हैं। जब खून में जज़ब होते हैं तो फुल बॉडी पे उनका रिस्पॉन्स ज़रूर आता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसकी वजह से बॉडी जो है बाज़ का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, स्ट्राया बनते हैं बॉडी पे। स्ट्राया का मतलब होता है जिनको स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, बाजुओं पे, टांगों पे और हिप्स वगैरह पे यहाँ पे बनते हैं स्ट्रेच मार्क्स। और फिर अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए उसकी वजह से हेयर लॉस भी शुरू हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात इवन के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ स्टेरॉयड। उसके बाद जो यूज़ होता है उसमें हैवी मेटल्स होती हैं जिसमें ख़ास तौर पे मरकरी यूज़ होता है, और मरकरी की थोड़ी सी भी जो मिकदार होती है अगर हमारे खून में ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिवर को भी नुकसान पहुंचाती है और किडनीज़ को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस वजह से देखा जाए तो ये दोनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वेदर दे आर स्टीरॉयड और दे आर हैवी मेटल्स, तो ये किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली हम लोग अपना फ़ायदा करने की बजाय नुकसान की तरफ जा रहे हैं। थर्डली जो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वाइटनिंग क्रीम्स में, मैं नेम नहीं लूँगा, बहुत जो रिनाउंड ब्रांड्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में ही मशहूर हैं, उनमें ज़्यादातर वो यूज़ कर देते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो है वो वाइटनिंग के लिए एक्चुअली रिकमेंडेड तो है, लेकिन उसकी डोजेज है एक, और उसका इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ वाइटनिंग, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये भी करता है कि उसके साथ वो हाइपर पिगमेंटेशन भी कर देता है। इवन कि अगर आप उसका प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं उसको हम ऊक्रोनोसिस कहते हैं। हाइड्रोक्विनोन का अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो वाइटनिंग के बजाय वो रंग काला करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से कौन सी क्रीम आपको सूट करती है, कौन सा आपको इंग्रेडिएंट सूट करता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन एज वेल एज योर ट्रीटिंग कंसल्टेंट। अगर आपका ट्रीटिंग कंसल्टेंट आपको देख रहा है कि आपकी स्किन में सिंपल आपको मिलाजमा है तो वो आपको उसके मुताबिक ट्रीट करेगा कि आपको हाइड्रोक्विनोन चाहिए या आपको कोजिक एसिड चाहिए या ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए, विटामिन सी चाहिए या नियासिनामाइड चाहिए। ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स का नाम दिया ये मोस्टली ये वाइटनिंग में यूज़ होते हैं। और बाज़ औक़ात हमें ये होता है कि चूँकि पेशेंट जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ करके आए होते हैं स्टीरॉयड्स, फिर हमें उनको टेपर करना पड़ता है। हम पोटेंट से लेस पोटेंट की तरफ जाते हैं, फिर हम माइल्ड की तरफ जाते हैं। इस तरह हम लोग उसको एक शेड्यूल बनाते हैं उसका स्टीरॉयड्स का, उनको टेपर करते हैं। जब उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं फिर हम लोग जो है वाइटनिंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल और भी ऑप्शंस हैं वाइटनिंग के लिए जिसमें नहीं, मैं ऑप्शंस की तरफ तो हम बाद में आएंगे। पहले तो हम नुकसानात, आपने कहा कि स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, आपकी जो कैपिलरीज हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ रिसर्चर्स ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि इससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं और अल्टीमेटली उनका पर्पस ये होता है कि आपको गोरा करना है। सो इज़ इट सो, ये रिसर्च कितनी वैलिड है कि आपको स्किन कैंसर और इस किस्म के मुज़र जो हैं मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं वो लाहक हो सकती हैं? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट डाउन किया कि कैंसर जो है जब भी थिनिंग ऑफ स्किन होती है और नीचे से कैपिलरीज आती हैं ना, तो सन एक्सपोजर की वजह से स्किन डैमेज जो होता है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो कैंसरस लीजन्स होते हैं उनकी जो प्रेवलेंस है वो भी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली उसमें बेजल सेल कार्सिनोमा बहुत वो कॉमनली नोट किया गया है। इसके अलावा जो स्किन का सबसे डेंजरस जो
कैंसर है जिसको मेलानोमा कहते हैं, उसका इंसिडेंस 100 फोल्ड्स बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे कैंसर्स हैं जैसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, उसका भी वो जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो अगर आपका प्रोलॉन्ग यूज़ है और आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, तो अल्टीमेटली आप इसी चीज़ में लैंड करते हैं कि आपको कैंसर का जो है वो रिस्क जो है बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इस सब के साथ साथ ये क्रीम्स, इनका इस्तेमाल कितने अरसे तक किया जाता रहे तो ये स्किन के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है? क्या कोई ऐसी क्रीम्स भी हैं कि उनमें स्टीरॉइड्स भी होते हैं, मुज़र इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, बट आप उनको अगर इफ़ यू यूज़ इट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम देन योर स्किन रिमेन्स वेरी मच फाइन, बट अगर आप उनका इस्तेमाल प्रोलॉन्ग कर देते हैं तब प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या ऐसा भी होता है? डिपेंड्स कि कौन सी जो है क्रीम में कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा पोटेंट स्टीरॉयड जैसे क्लोबिटासोल, जो आमतौर पे ये डर्मोवेट या क्लोबीवेट ऑइंटमेंट या क्रीम में आता है, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो मिक्स क्रीमें बनाते हैं और उसमें वो ज़्यादातर डर्मोवेट या क्लोबीवेट यूज़ करते हैं। अगर तो पोटेंट स्टीरॉयड यूज़ किया है तो इसका तो 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद ही जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही माइल्ड स्टीरॉयड जिस तरह हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह यूज़ किया गया है तो वो हो सकता है कि वो आपकी स्किन को 1 मंथ तक या 1.5 महीने तक कुछ ना कहे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उसके भी साइड इफेक्ट्स आने अच्छा हैं। देखिए, जो लोग अपना रंग गोरा करते हैं बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ क्रीम्स, उनका रंग क्या वाकई गोरा होता है? और अगर होता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितने अरसे तक के लिए होता है? क्योंकि व्हाट आई हैव ऑलवेज हर्ड कि आप जब तक इन क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं तब तक आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। वंस यू स्टॉप यूजिंग सच क्रीम्स तो आपकी रंगत पहले से भी ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखें जैसे स्टीरॉयड जो है वो अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। असल में स्टीरॉयड ये करता है कि आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं उनको वो करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी स्किन को खून की सप्लाई कम मिलती है, जिसकी वजह से एक वाइटनिंग इफेक्ट आता है। तो वो वाइटनिंग इफेक्ट जो है दैट लास्ट फॉर कपल ऑफ डेज, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हार्डली इतना रहता है। जैसे मैंने कहा क्लोबिटासोल अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ करें तो उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। तो पेशेंट्स बाज़ औक़ात ये करते हैं, वो किसी फंक्शन से हफ्ता पहले अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर जैसे कोई फंक्शन आता है तो उससे पहले हफ्ता, तो उनकी स्किन इस वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे 3 वीक्स और 4 वीक्स तो एग्जैक्टली उनको जो है फिर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो है इनसे अपनी स्किन को बचाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए फिर वो ठीक रह सकती है। अच्छा, इस सब के साथ साथ क्या कोई नेचुरली तरीका ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए आप नेचुरली अपनी रंगत जो है वो निखार सकते हैं, गोरा बना सकते हैं ख़ुद को? कोई नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी वेज़ हैं? मैडम बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें जो इंटरनल ब्यूटी होती है उसके साथ साथ अगर आपकी फेयरनेस भी आपके फेस पे डिपिक्ट हो तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा हमारा खाने पे फोकस होना चाहिए। खाने में जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। हम लोग फ्रूट्स की तरफ जो है वो बहुत कम हम लोग जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर अपना जो मील का हमारा जो पोर्शन होता है वो जंक से होता है या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी कम करती हैं और विटामिन सी को भी कम करती हैं। देख लें हमारे जो 90% पेशेंट्स आते हैं जो मिलाजमा के साथ, छाइयों के साथ आते हैं, उनके आयरन की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि उनका HB जो होता है दैट इज़ अराउंड 8 और 9, जिसका जो लेवल है 13-14 होना चाहिए। जब 8 और 9 है, आप ऊपर से जो मर्जी क्रीम लगा लें, जो मर्जी आप जो है वो टोट का इस्तेमाल कर लें, आप इंटरनली जब तक ठीक नहीं है, HB आपका ठीक नहीं है, तो आपके फेस पे वो ग्लो नहीं आ सकती। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कोई रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ वगैरह, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे लोग जो है वो मास्क बनाते हैं, ये टर्मेरिक का बना लेते हैं। फिर इसके अलावा पिछले ज़मानों में जैसे यूज़ होता था, दूध नहाने के लिए यूज़ होता था, क्योंकि मिल्क के अंदर एक वाइटनिंग एजेंट पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वाइटनिंग बॉडी में आती है। इवन के ये जो हमारे मुगलिया, अगर हम मुगलिया ख़ानदान की जो मूवीज़ वगैरह देखें उनमें भी वो लोग यूज़ करते थे। फिर इसके अलावा जो टमाटर है उसमें भी एसिड पाया जाता है, उसका बाज़ लोग जो हैं
पेस्ट बना के लगाते हैं फेस पे। तो ये डिफरेंट जो होम रेमेडीज़ हैं इनका इफ़ेक्ट आता तो है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इंटरनली आप लोगों को खाने की तरफ भी तवज्जो के लिए जो है ना, इंटरनली हमारी खुराक के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी शामिल होनी चाहिए जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए, स्किन मेंटेनेंस के लिए दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल? जी उसके लिए जैसे हमने कहा कि फ्रूट्स पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि फ्रूट्स जो हैं उनमें विटामिन सी के अलावा फ्लेवोनॉइड्स वगैरह और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इवन के जो हम लोग ग्लूटाथायोन की तरफ भागते हैं, अगर हम लोग अपना फूड का जो है वो रेशो इम्प्रूव कर लें, फ्रूट्स की तरफ हम लोग ज़्यादा जाएं, हम लोग ज़्यादा सैलड की तरफ जाएं, ख़ास तौर पे उसमें कुकम्बर वगैरह आ जाती है, या उसमें जो है दूसरा ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उनका हम जो है स्मूदीज़ बना के पी लें, तो ये सारी की सारी चीज़ों में फ्लेवोनॉइड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और ग्लूटाथायोन भी इनमें है और विटामिन सी भी है। तो ये सारे जो हैं एंटी एजिंग हैं, एंटी एजिंग का भी काम करते हैं और ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी उसमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये हमारे फेस पे भी नज़र आएगा, हमारी बॉडी पे भी नज़र आएगा। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, ये तो आपने नेचुरली जो वेज हो गए रंग गोरा करने के वो बता दिए, और इसके साथ साथ कोई भी इंसान अगर क्रीम्स का इस्तेमाल करे तो वो थोड़े से हार्मफुल साइड पर चले जाते हैं। आजकल मार्केट में सीरम्स दे आर रेडिली अवेलेबल, उसमें रेटिनॉल्स भी हैं, उसमें हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स भी हैं। बहुत से ऐसे सीरम्स होते हैं जो वाइटनिंग सीरम्स होते हैं। वाइटनिंग सीरम्स की अगर हम बात करें, उनका कितना रोल होता है और क्या वो भी हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं, या कुछ वाइटनिंग सीरम्स ऐसे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और ना सिर्फ अच्छी होगी, रंग भी गोरा हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम लोग विटामिन सी सीरम को वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, नियासिनामाइड को यूज़ करते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस इनके अंदर, जैसे मैंने बताया, ना कोई स्टेरॉयड है, ना कोई इनके अंदर जो है वो हैवी मेटल है, तब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल इनके अंदर भी जो है इन चीज़ों की आमेजिश आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली ऊपर बोतल के पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे पास ना कोई ऐसा इदारा है जो कि सर्टिफाई कर सके कि ये जो हैं चीज़ें इसके अंदर हैं और ये नहीं हैं। अगर तो उनके अंदर हार्मफुल चीज़ें हैं, ग्लूटाथायोन के भी सीरम्स आते हैं, तो उनके अंदर अगर ये हार्मफुल चीज़ें हैं तो फिर अल्टीमेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप लोग सेफर साइड पे घर पे यूज़ करना चाहते हैं विटामिन सी सीरम, नियासिनामाइड या रेटिनॉल, जो कि हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिक एसिड जो हो हैं। गया, रेटिनॉल हो गया, ये हम लोग एंटी एजिंग के लिए हम लोग अपनी उसमें जो स्किन रूटीन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी स्किन मेंटेनेंस के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए ये दे प्ले अ गुड रोल। अच्छा, इस सब के साथ साथ व्हेन वी गो टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स दैट आर अवेलेबल एट सम एस्थेटिक क्लिनिक्स, सो व्हाट आर दोज प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए बाय यूजिंग और बाय हैविंग सच ट्रीटमेंट्स वी कैन हैव अ ग्लोई स्किन, वी कैन हैव अ वाइटनिंग इफेक्ट ऑन आवर स्किन? जी मैम, ऐसा है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा इन फैशन है ये वाइटनिंग ड्रिप्स वगैरह, जो कि कलर के लिए भी और फेयरनेस के लिए भी यूज़ होती हैं, उसका एक्चुअल इंग्रेडिएंट जो है दैट इज़ ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन प्रीवियसली जो यूज़ होता था वो कीमोथेरेपी जो जिन पेशेंट्स पे, कैंसर के पेशेंट्स पे यूज़ होती थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए यूज़ होता था ग्लूटाथायोन। चूँकि ग्लूटाथायोन हमारा लिवर भी प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से ये लिवर की प्रोटेक्शन के लिए और बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता था। तो उन्होंने देखा कि ये वाइटनिंग भी साथ साथ कॉज कर रहा है। तो आजकल हर क्लिनिक वाला ऑफ़र कर रहा है कि आप लोग जो हैं वो वाइटनिंग के इंजेक्शंस लगवा लें, जिसमें ग्लूटाथायोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हाई डोजेज है, जिसके इफ़ेक्ट्स हैं, गुड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि कार्डियक पेशेंट्स को भी अगर आप ग्लूटाथायोन दें तो उनके भी, इवन के कार्डियक मसल्स में भी इसका अच्छा इफेक्ट है। लेकिन उसकी जो डोजेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। लोग उसका जो है 75 ग्राम तक भी यूज़ कर रहे हैं, और उसकी जो डेली डोजेज है वो बहुत कम है, दैट इज़ 1 to 5 ग्राम्स डेली। और उसका फिर इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं इस पे, लिवर पे प्लस किडनीज़ पे। तो इन चीज़ों से हमें जो है ना आपकी डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करना चाहिए
कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन हम लोग लगा रहे हैं इनके हमारे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। उससे पहले आपका वर्कअप होना चाहिए किडनीज़ का, लिवर का, उसके बाद जो है फिर ये आपको चीज़ें करवानी चाहिए। बाकी जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे PRP हो गया, फिर इसके अलावा जो है वो डिफरेंट मीज़ोथेरेपी सीरम्स आते हैं और माइक्रो नीडलिंग RFs हैं, उनके ऊपर तो प्रॉपर एक रिसर्च है, वो रिसर्च बेस हैं, तो उनका जो है वो इफ़ेक्ट्स वो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, एंटी एजिंग और वाइटनिंग के उनके वो सारे के सारे वो तो बाकायदा उनके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, तो दे आर एस्टेब्लिश्ड। लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शंस पे अभी तक FDA ने कोई क्लियरेंस नहीं दी। अच्छा, ये क्लियरेंस ना होने की क्या वजह है? इसका मतलब है इनके समहाउ नुकसानात हो सकते हैं जी बिल्कुल। दैट आर नॉट नोन येट, बट जी हो बिल्कुल। सकता है इन फ्यूचर मजीद रिसर्चर्स के बाद वाइटनिंग जितने भी इंजेक्शंस हैं उनके जो असरात हैं वो पता लगें। सो इसलिए FDA ने अभी तक जी इनको बिल्कुल। अप्रूव नहीं किया। जी बिल्कुल। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और हमें कौन सा ट्रीटमेंट कितने अरसे के बाद लेना चाहिए जो हमारी स्किन मेंटेनेंस के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए अच्छा है और एक लिमिटेड अमाउंट में है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। कौन से प्रोसीजर्स ऐसे हैं, साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो बेहतर हो सकती है? जी, इसमें जैसे आपने लाइफस्टाइल में कहा, लाइफस्टाइल में एक तो अच्छा खाना, फिर उसके अलावा एक्सरसाइज डेली, और इसके अलावा अगर प्रोसीजर्स की तरफ जाएं तो प्रोसीजर्स में हम लोग अपनी रूटीन में अगर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो कम कॉस्टली है उसमें हम लोग जा सकते हैं, दैट इज़ माइक्रो नीडलिंग और PRP। और ये जो चीज़ें हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, चूँकि आपका अपना खून यूज़ हो रहा होता है। और उसके अलावा केमिकल पील्स बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। केमिकल पील्स भी एक जो है वो उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, वो वाइटनिंग में भी यूज़ हो रहे हैं और मिलाज़मा की ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एक्ने में भी यूज़ हो रहे हैं, एंटी एजिंग भी उनका इफ़ेक्ट है। और हमारी जो स्किन टाइप है उसमें सुपरफिशियल पील्स का बहुत अच्छा रोल है, वो हम लोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा स्किन केयर रूटीन जो है, जैसे अभी आपने बात की कि हमें साथ में रेटिनोल, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C और नियासिनामाइड जो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमें वो इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ हमें मॉइस्चराइज़र का और एक जेंटल सा क्लींजर, ये भी हमें अपनी स्किन रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन मेंटेन रह सकती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सच क्रीम्स जिसके अंदर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है या जिसके अंदर मुज़र इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, वो आपकी स्किन को गोरा तो कर देते हैं, रंगत तो गोरी हो जाती है, बट इसके इतने बुरे असरात होते हैं कि आप वक्त से पहले जो है वो आपकी स्किन जो है वो ढलकना शुरू हो जाती है, लूज़ हो जाती है। आप वक्त से पहले जो है वो बड़े और बूढ़े जो हैं वो लगने लग जाते हैं। सो मेरे ख्याल में वक्ती तौर का फ़ायदा उठाने के लिए ये नहीं होता कि आपको फ़ौरी तौर पर इन क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, बल्कि आपको अपनी स्किन रूटीन अच्छी रखनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहे, ग्लोई रहे और ऑब्वियसली वाइटनिंग इफेक्ट भी है। एंड व्हाई आई बिलीव वन शुड बी कंफर्टेबल इन हिज और हर ओन स्किन। आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो, द वे यू कैरी योर सेल्फ वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके अंदर रंग गोरा ना होने या होने वाला कॉम्प्लेक्स शामिल ही ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस टुडे। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक मुख्तसर सा वक्फा शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, $7 अरब के IMF मुआहिदे के बाद अब देखने में ये आ रहा है हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ अशियाए खुर्दनोश पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर रही है। ये इजाफ़ा कहाँ तक चलेगा और इसका सिलसिला कब आकर थमेगा, इस पर आज हमने बात करनी है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे के बाद मज़ीद खाने पीने की अशिया पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। सो मज़ीद अब महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है। एक तरफ बजट IMF की मंशा के मुताबिक इसको तैयार किया गया और फिर 12 जून के बाद हमने देखा कि किस तरह से चीज़ों में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। और अब जब $7 अरब का मुआहिदा हो चुका है और अब इसके बाद ये देखना
देखना है कि इसका इम्पैक्ट, इसके असरात हमें किन किन सूरतों में फ़ेस करना पड़ेंगे। वी आर हैविंग इन अ शो चीफ रिपोर्टर नई बात अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ गुजर साहब सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल सब्ज़ी मंडी बादामी बाग सद्दाम अतर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अशरफ मेहताब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, $7 अरब का जो IMF मुआहिदा हुआ है, इसके असरात हमें किन किन सूरतों में अब भुगतना पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी, आपने मौका दिया। ये असरात आज के नहीं हैं, जब भी कोई मुआहदा होता है तो उनकी शराइत होती हैं। मतलब आप अगर मुकामी तौर पे किसी लोकल बैंक से भी कर्ज़ा लेने जाते हैं तो वो आपसे आपके प्रॉपर्टी के बारे में पूछते हैं, कोलेट्रल के बारे में पूछते हैं कि ज़मानत क्या होगी, ज़र ज़मानत, और उसमें आपने की जो तनख्वाह है या आमदन है वो कितनी होगी जिसमें से आपने पे बैक करना है। तो उस जो भी तनख्वाह होती है उसमें से 40% वो निकालते हैं आपके खाने पीने का, और इसी तरह से 20-30% बाकी चीज़ों का निकाल के बाकी आपकी तनख्वाह को समझते हैं कि इससे आपको कर्ज़ा दिया जा सकता है जितना ये इसकी तनख्वाह बनती है उसके हुजम से। इसी तरह IMF जो है या वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या जितने भी मालियाती इदारे हैं इंटरनेशनल, उनका भी यही सूल होता है कि आपने अगर किसी से कर्ज़ा लेना है, और ये सस्ता तरीन कर्ज़ा होता है, 2% पे 3% शरह सूद पे मिलता है, इसलिए ये ज़्यादातर जो मेंबर ममालिक हैं, इसके जो मेंबर हैं IMF के, वो जाते हैं इस तरफ और इसलिए ये कर्ज़ा लेते हैं। तो यकीनी बात है जब आप IMF से कर्ज़ा लेंगे तो ये पूछेगा हमसे कि आपकी आमदन कम है, आपके अखराजात बहुत ज़्यादा है, तो आपने जो पे बैक करना है कैसे करना है, क्या कहाँ से लाएंगे आप? कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं है कि ऐसे मारेंगे तो पैसे बन जाएंगे डॉलर तो हम दे देंगे। तो फिर लामाला क्या होता है कि टैक्सेस की शरह में इजाफा किया जाता है, नए टैक्सेस लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे इकट्ठे किए जाएँ। होना तो ये चाहिए, जिस तरह से ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इसी तरह से इनकी जो अपनी आमदन है, जो अखराजात हैं, उनको उनमें भी कमी आनी चाहिए। ख़ास तौर पे ऐसे अखराजात जिनका जो है ना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है, मतलब आप ये समझ लें कि उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया होता है, चाहे वो सरकारी अफसर हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो, कोई भी शुबा हो या महकमा हो, तो उस पे फिर कट लगाना चाहिए, उसके अखराजात को कम करना चाहिए ताकि जो आवाम के ऊपर बोझ जाना है वो ना। हमारे मुल्क में सितमदरीफी ये है कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो दौलत के ऊपर, इनकम के ऊपर लगाया जाता है कि मैंने अगर 2 लाख कमाया तो उसमें से मैंने टैक्स देना है, तो मैं उस कमाई में से टैक्स दे रहा हूँ, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जाए को ऐसा कि जिससे अशिया खुरोनोश महंगी हो जाएँ, जो गरीब के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करे। होना तो ये चाहिए पूरे मुल्कों में, बाकी में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ये तरक्की कर रहे हैं या जो भी ममालिक है उनकी कोशिश होती है कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए, और वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। अगर देखा जाए इंडिविजुअली तो जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, दौलत टैक्स, वो ना होने के बराबर है, यानी कि वो 100 अरब से भी कम है, जबकि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगते तो हैं, मतलब हमारा सोर्स से ही टैक्स जो है वो कट जाता है मेरी आपकी तनख्वाह से, तो क्या ये डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगते? तनख्वाहदार के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये आपने ठीक कहा कि ये दौलत जो हम इनकम करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह के हालात है, जिस तरह की महंगाई है, उस तरह की स्लैब बननी चाहिए टैक्स के अंदर। अगर सरकारी, चूँकि भाई ये कहते हैं जी सरकारी मुलाजम हो या दूसरा मुलाजम हो, इनके घड़े की मछली होती है, जब चाहते हाथ पकड़ा, अंदर डाला, निकाल लिया, उसको पकड़ लिया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, जो बाकी जो मरात ले रहे हैं, जो शोबाजात मुख्तलिफ, उनको कर्टेल करना चाहिए, उनकी जो मरात है उनमें कमी लानी चाहिए। चूँकि देखें किसी भी घर के अंदर अगर खुशहाली है तो वहाँ पे फिर वो अखराजात ज़्यादा होंगे। यकीनी बात है, मेरे घर में खुशहाली है तो मैं कोशिश करूँगा अपने बच्चे को अच्छी गाड़ी ले दूँ, अच्छी मोटरसाइकिल ले दूँ, या घर की जो चीज़ें हैं क्रॉकरी वगैरह वो अच्छी ले आऊँ, या इस तरह से। अगर मेरे घर में फाके हैं तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं हमसाये से कर्जा पकड़ूँ 10-12 लाख का, 14 लाख का, और मैं कहूँ बच्चे को गाड़ी ले दूँ, या मैं अपने घर की जो शिया बदलूँ, तो मुझे कौन अच्छा बाप कहेगा या कौन अच्छा कहेगा ये घर वाला जो है अच्छा है। इसी तरह से पाकिस्तान का भी मसला यही है कि हम कर्जे तो लिए जा रहे हैं लेकिन अपने अल्ले तल्ले अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए बिजली की इतनी ज़्यादा कीमत महंगी कर दी है, यानी उसके अंदर देखा जाए तो जब 200-250 यूनिट से बढ़ता है तो इतने ज़्यादा जालमाना टैक्स है कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह से ये कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे हमें IPP लूट रहे हैं, और ये IPP किन के हैं? इन्हीं लोगों के हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, या ये वो लोग हैं जो पहले ही मालदार हैं, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, जो इनकम टैक्स देने ना देने के बराबर है, देते ही नहीं है बल्कि। इसी तरह से जगीरदार हैं, इसी तरह से और जो अशराफिया है उनको दिए जाते हैं। 17.5 अरब डॉलर की 17 अरब डॉलर की सालाना मरात वो ले रहे हैं। किस सूरत में ले रहे हैं
कि वो पहले तनख्वाह भी अच्छी ले रहे हैं अफसर, और उनको गाड़ी भी मिली हुई है, उनको पेट्रोल भी मुफ्त मिल रहा है, उनको बिजली भी मुफ्त मिल रही है, गैस के अंदर भी, और घर भी उनका जो है वो सरकार का है, नौकर चाकर भी उनके हैं, 8-10 लाख पे सैलरी है। लेकिन वो देखें तो बाकी लोगों के ऊपर जो 40,000 लेने वाला है, उसी के नीचे जो काम कर रहा है, चाहे वो नीम सरकारी है सरकारी है, तो उसके ऊपर सारा बर्डन है। उसने बिजली का बिल भी पल्ले से देना है, कोई फ्री नहीं है, गैस का बिल भी उसने पल्ले से देना है, बच्चे की फ़ीस भी देनी है, घर का अखराजात भी चलाने हैं, बाकी भी जो आना जाना है सफ़र का, ये वो सारा उसके ऊपर बर्डन है। जबकि जहाँ पे ये बर्डन नहीं होना चाहिए वहाँ पे डाल दिया है, जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं डाला। मकसद कहने का ये है कि अब वो वक्त गुजर गया है, चूँकि माशी हालात मुल्क की इस तरफ आ गए, इस नहज पे हम पहुँच चुके हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये नहीं है कि हमारे पास 10-12 साल हैं कि चलें ठीक है आस्ता आस्ता ठीक करेंगे। अब हमारे पास यही है 2025 जो 24-25 का माली साल और या 25-26 का माली साल, आने 2 वाले साल। दिनों में मजीद क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं? जिस तरह से पेट्रोल प्राइसेस में भी इजाफा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक किन किन चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। सब पे इम्पैक्ट आएगा। जब बिजली महंगी करेंगे और आप जब गैस महंगी कर देंगे और उसके बाद जब आप पेट्रोल महंगा कर देंगे तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। कोई चीज़ सस्ती नहीं आपको मिलेगी, ना होने का इम्कान है। जैसे ये कह रहे थे जी, बड़ा बहादुरी की हमने, हम जो है महंगाई को 12.8% पे ले आए हैं, तो अब ये उसी तरह से ऊपर जा रही है। और मुझे लग रहा है कि अगले ये जो माली साल है इसके अंदर ये 15% पे चली जाएगी, और 15% कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब 1% जो महंगाई का है अरबों रुपए उस पर इम्पैक्ट आता है। इसी तरह जब 3% और डालेंगे, 2.5-3%, तो यकीन करेंगे वो दालें, घी, चीनी, आटा, क्या हर चीज़ इस महंगी हो वक्त जाएगी। इनकी प्राइसेस क्या चल रही हैं और हालिया कितना इजाफा हुआ है? आरिफ गुजर साहब, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर हम बेसिक ज़रूरियात की बात करें, आटा हो जाए, चीनी हो जाए, घी हो जाए, चावल हो जाए, अजनास हो जाए, कितना इजाफा इनमें हालिया देखने में आया है और इससे आम जो कस्टमर है वो कितना मुतासर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई की वजह पॉलिसीज़ ही होती हैं। अगर पॉलिसी आपकी अच्छी हैं तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पॉलिसी आपकी गलत हैं तो महंगाई कंट्रोल नहीं होती। तो महंगाई की बड़ी वजह सरकार है कि बिजली सरकार के पास है वो महंगी है, पेट्रोल उनके पास है वो महंगा है, और जो टैक्स का अब निज़ाम नया लाया जा रहा है, तो ये जो कर्ज़ा हम ले रहे हैं बाहर से जिसकी वजह से महंगाई आएगी, हमारे ऊपर टैक्स लगे हैं। तो जैसे अशरफ साहब ने कहा कि मराआत कम नहीं हो रही और टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। जितना टैक्स इससे पहले हमने $1 करोड़ लिया था IMF से, तो हमने टैक्स $1 करोड़ से भी ज़्यादा लगा दिया था। तो अब जो $7 अरब ले रहे हैं हम कर्ज़ा, तो उससे ज़्यादा तो हम टैक्स ले रहे हैं आवाम से, जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस हैं। तो अगर ये टैक्स इतने ही लगाने हैं तो फिर हमें कर्ज़ा लेने की ज़रूरत क्या है? कि हमारा मुल्क पहले कर्ज़ा देता था दूसरे मुल्कों को, अब कर्ज़ा ले रहा है। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि हमने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई नहीं कि हम आइंदा कर्ज़ा नहीं लेंगे। और ये कर्ज़ा ना आपने लिया ना मैंने लिया, ना मेरे बच्चों पे खर्च हुआ ना आपके बच्चों पे खर्च हुआ। अगर कर्ज़ा लेके हमें फैसिलिटेट किया जाता तो मैं अपने बच्चे कॉलेज से ना उठाता। मैं अगर इसीलिए बच्चों को उठा लिया कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, तो मैंने कॉलेज से बच्चों को उठा लिया। अब ये बात है कि महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह सरकार की गलत पॉलिसीज़ हैं। अगर पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी तो महंगाई की ये वजह कि अगर आप गंदम का रेट लें तो गंदम का रेट ओपन है, आटे का रेट कंट्रोल किया हुआ है। घी ऑयल की कीमतें भी ऐसा ही है कि ओपन है, लेकिन उनके ऊपर लॉक नहीं लगाया गया कि उनका रेट क्या बनना चाहिए। दालें हमारी अपनी नहीं है, ज़राअत हमारी बर्बाद हो चुकी हुई है। उसके महकमे में मेरा करोड़ों रुपया हम सैलरियों में देते हैं, हम रात में देते हैं, लेकिन हमारी ज़राअत ये हाल है कि हमारे 99% जो अजनास है हम बाहर से मंगवाते हैं। हमारी अपनी चीनी थी और चावल थे, उनके ऊपर भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई कि हमारे ऊपर हमारा चावल है कितना, हम बाहर कितना भिजवा सकते हैं ताकि डॉलर आए, थोड़ी सी कोई सहूलत आवाम को मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर $1 का भी काम नहीं किया, ना चीनी पे किया। चीनी हमने स्मगल कर दी, लेकिन लीगल तरीके से हमने बाहर नहीं भिजवा सके। ये हमारी बदकिस्मती है। अब दालें हमारी पहले से 70 से 80 रुपये पर केजी महंगी हुई हैं। घी हमारा 10 से 30 रुपये पर केजी महंगा हुआ है। चीनी में भी इजाफा देखने में आ रहा है, 200-300 रुपया पर बैग। ये वो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारे लिए ये भी लग्जरी होती जा रही हैं। ये अगर इन चीज़ों को ना रोका गया
तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल आटा होगा, घी होगा, चीनी होगी। ये वो चीज़ें जिनके बगैर गुजारा हमारा नहीं है। और दूसरी आइटम्स तो ऐसी हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जितनी हैं उन्होंने कितना रेट बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, कभी आज तक नहीं पूछा गया। अब 18% बेबी फूड्स जितनी उनकी उसकी कीमतें बढ़ी हैं ना, तारक अजीज़ साहब ने कहा था कि जब वो चाहेंगे हमारे बच्चों का वो दूध छीन सकते हैं, हमारे बच्चों का वो रिज़्क छीन सकते हैं। और हकीकत ऐसा है कि हमने उन चीज़ों पे काम नहीं किया, लेकिन टैक्स पे टैक्स लगा के इतनी चीज़ें महंगी कर दी हैं कि हमारी पहुंच से वो दूर होती जा रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सर्फ साबुन वगैरह हैं, ये भी रोज़मर्रा चीज़ों में आते हैं। उससे अगर 60 से 70 रुपये पर केजी महंगा हुआ है तो बजट पहले आपका नहीं बन सकता, घर का बजट नहीं बना सकते आप 25-30 हज़ार में। तो 25-30 हज़ार एक तो सैलरी नहीं है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट सैलरी बढ़ा तो देती है कि गवर्नमेंट बढ़ाती है, कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं बढ़ाता नहीं ना, नहीं बढ़ ही नहीं सकती, बढ़ ही सकती जितनी देर तक। एसएम तनवीर साहब कल परसों उनकी मैं स्पीच सुनी ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि 25% आपका इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो बाहर जा चुका है। तो किसी मुल्क का भी अगर इंडस्ट्री बाहर चला जाती है 1-2% तो वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री 25% बाहर जा चुकी। अगर बिजनेसमैन बाहर चला गया है तो हमारा जो आने वाले दिनों में कोई हम कह सकते हैं कि रोज़गार में इजाफ़ा हो जाएगा, आमदन में इजाफ़ा हो जाएगा। जब हमारी आमदन नहीं होगी तो सैलरी हमारी पहले से भी कम होती चली जाएंगी। जो आज से 5 साल पहले सैलरी थी प्राइवेट सेक्टर में, आज उससे कम तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। और ये है कि अगर बिज़नेस कम होगा तो हमारे पास जो जॉब कर रहे हैं वो भी पहले से कम हो जाएंगे, टाइम फिर उनसे ज़्यादा लिया जाएगा, सैलरी उनकी कम हो जाएगी। ये सारा कुछ डिपेंड है बिजनेस बिल्कुल पे। ठीक हो गया। सदाम अतर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आप सब्ज़ी मंडी के साथ डायरेक्टली मुंसलिक हैं और वो चीज़ें देखते हैं, इस वक्त अगर हम मार्केट में बात करें तो क्या सरकारी रेट पर सब्ज़ियाँ और फल आम आदमी को मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियाने लाहौर को सुबह का सलाम, गुड मॉर्निंग लाहौर। बेसिकली ऐसा है कि रेट लिस्ट की अगर आप बात करें तो रेट लिस्ट के ऊपर ना तो कभी आज तक कोई एक भी सब्ज़ी या फ्रूट्स फ़रोख्त हुआ है, और ना मेरा ख्याल है कि जिस तरह हाफ़िज़ आरफ गुजर साहब ने बताया कि जिस तरह की इनकी हिकमत अमली है, इस तरह ना ही फ़रोख्त हो सकता है। जिस तरह अगर आज लाहौर रंग के तवस्सुत से मैं अहलियाने लाहौर को आज मोरखा 18/7/2024 के अगर रेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो आज आलू का रेट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कम अज़ कम 60 रुपये और मैक्सिमम 82 रुपये किलो तक आलू का रेट है। आज प्याज का 65 रुपये से लेके 100 रुपये किलो तक है, लेकिन आपको कहीं पे इस रेट के मुताबिक नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हम टमाटर की बात करें तो 94 से लेके 130 रुपये किलो तक टमाटर का रेट है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आज किसी भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाओ तो आपको 200 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन 345 से लेकर 360 तक रेट है आज का। अगर अदरक की बात करें तो G1 गार्लिक, जो बहुत मोटा गार्लिक, मोटा थोम है, जो आम तौर पे हम अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते, उसका 120 रुपये किलो का रेट है। इसी तरह अगर हम थाईलैंड के अदरक की हम बात करें तो 595 से 615 रुपये किलो रेट है। इसी तरह अगर हम खीरे की बात करें तो 72 रुपये से 75 रुपये किलो तक रेट है। इसी तरह अगर मेथी की बात करें तो 190 से 200 रुपये किलो। अगर बैंगन की बात करें 105 से 110 रुपये किलो का आज रेट है। गोभी की अगर हम बात करें, बंद गोभी 100 रुपये और फूल गोभी 105 रुपये किलो का आज का रेट है जी। इसके अलावा शिमला की बात करें तो शिमला मिर्च जो है 115 से 120 रुपये किलो का आज का रेट है। भिंडी की बात करें 115 से 120 रुपये किलो आज का रेट है, जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक क्या है। मार्केट में जो सरकारी आप रेट्स तो बता रहे हैं कि आपने खुद ही अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान कहा है कि इस रेट पर सब्जियां नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, कहाँ हैं प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ और क्यों हमें सरकारी रेट पर सब्जियां नहीं मिलती, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी के एक मेंबर तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, तो इनसे आप पूछ के देख लें। मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने भी अगर कोई चीज़ लेनी होगी तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक हाफिज़ आरफ गुजर साहब को भी नहीं मिलेगी। अगर अशरफ मेहताब साहब की बात करें तो वो भी अगर कोई चीज़ लेना चाहें तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक उनको भी नहीं मिलेगी। बेसिकली होता क्या है? होता ये है कि जो रेट लिस्ट बनाने वाले हमारे जो एहलकार हैं, जो डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदगान हैं, मार्केट कमेटी के नुमाइंदगान हैं, वो घर बैठ कर जब रेट लिस्ट बनाएंगे उनको हक़ाइक़ से
कोई किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। वो घर में बैठ के जब रेट लिस्ट बनाते हैं सिर्फ महीने की उन्होंने सैलरी लेने के एवज में, तो वो रेट लिस्ट तो फिर ऐसे ही बनेगी। साहब आप आरिफ गुजर साहब आप बताते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं, नर्क सरकारी नर्क नामों पर आपको भी सब्जियां और फल नहीं मिलेंगे, इसकी क्या वजह है? सिर्फ सब्जियां और फल ही नहीं मिलेंगे। सदाम भाई को इन चीज़ों का ज़्यादा पता है, अशरफ साहब को बड़ी नज़र रखते हैं। एक तो पहले नंबर पे 120 वाली चीज़ 200 रुपये पर केजी उसमें मंडी में है, और फेक रेट लिस्टें होती हैं। हमारी दालों की लिस्ट ले लें जिसमें चावल हैं, दालें वगैरह हैं, वो भी फेक रेट लिस्ट होती है। जब रेट लिस्ट फेक होगी तो किसी को भी उन रेटों पे चीज़ नहीं मिल सकती। ये हर साल से प्रैक्टिस हो रही है कि जो सब्ज़ी मंडी की रेट लिस्ट है वो कौन बना रहा है, किस वक्त बना रहा है, किसी को नहीं पता आज तक। वो सिर्फ 30 रुपये की रेट लिस्ट बेचने के लिए, वो भी ज़बरदस्ती, और रेट जो हैं वो फेक दिए जाते हैं। इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ, फॉर्मेलिटी मैं समझता हूँ कि जी फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। डिप्टी कमिश्नर के अमले को, डिप्टी कमिश्नर को खुश करने के लिए, जिस तरह मरियम नवाज ने, वजीर आला पंजाब ने जो है पीछे टमाटर का इशू उठा लिया कि हर घर की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, टमाटर को नीचे लेके आना है, टमाटर को नीचे लेके आना है। रायविंड में तो उन्होंने टमाटर तो उगाए नहीं है, तो ये सिर्फ बातें करने की। अशरफ साहब क्या मसला क्या है? देखिए आपको क्या लगता है कि जब सरकारी नर्ख मुकर्रर किए जाते हैं तो उस पर एक आम आदमी क्या, एक प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर को भी उस रेट पर जो है वो सब्जियां और फल नहीं मिलते हैं, और फेक जो रेट लिस्टें बनाई जाती हैं, आपको क्या लगता है इसका कसूरवार कौन है? कहाँ पर कमी कोताही होती है कि ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं है? देखिए इसमें कमेटियाँ तो बना दी जाती हैं, लेकिन कमेटियाँ फाल नहीं है। फाल से मुराद है कि वो उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम होना चाहिए। ठीक है, ये गवाह होंगे इस चीज़ के, ये बता सकते हैं कि कितनी देर हो गई है इस मीटिंग हुए। जब आप मीटिंग ही नहीं करेंगे, वो उनको बुलाएंगे ही नहीं, वो कहीं बैठ के जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने नहीं रखेंगे, तो यकीनी बात है फिर वो बाबू बनाएंगे जो रेट लिस्ट है। तो जब बाबू बनाएंगे तो उन्होंने गवर्नमेंट को खुश करना है, उन्होंने अवाम को थोड़ा खुश करना है या अवाम के लिए काम करना है। तो इनको चाहिए कमेटियाँ फाल हों और उसके अंदर स्टेक होल्डर हों। स्टेक होल्डर और ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, वो बैठ के ये ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक उसकी रेट लिस्ट तैयार करें और उसके बाद उसके ऊपर फिर अमल दरामद करवाएं उन बाबुओं से। या उल्टा है, बाबू रेट लिस्ट बनाते हैं और इन कमेटियों से कहते हैं कि आप अमल दरामद करें, चूँकि ये स्टेक होल्डर है। तो जब ये इस तरह के मामला तो होंगे, पॉलिसियाँ बंद कमरों में बैठ के वो लोग बनाएंगे जिनका स्टेक ही नहीं है। मुझे ये बताएं कि डीसी को कंसर्न है कि आलू किस रेट पे मिल रहे हैं, उसने खुद तो खरीदने नहीं है, ना उसकी बेगम ने खरीदने हैं, नौकरों ने जाके ले आने हैं, ला के दे देने हैं। आपको पता ही है कि अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को मखसूस पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि तनख्वाह भी ले रहे हैं और करप्शन भी डटाई से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ी भी नहीं। बोलियाँ लगी हुई हैं कामों की, आप कोई काम है जाके ले जाएँ, वो कहेगी इतने पैसे दे दें काम हो जाएगा। तो मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर इस तरह की अफरा तफरी फैली हो, इस तरह के मसाइल हों, और वो कहें जी हम पॉलिसियाँ बना रहे हैं और ठीक बना रहे हैं, तो कैसे ठीक बनेगी? मैं और आप स्टेक होल्डर हैं। कभी किसी ने सोचा है किसी अवाम का नुमाइंदा किसी कमेटी में डाला हो? इन्होंने कभी नहीं डाला। वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग डाल लेते हैं। हल क्या है? हल इसका यही है कि हुकूमत जो है होश के नाखून ले। जिस तरह से कहा था मरीम नवाज़ ने कि हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर वो उसको कंट्रोल करेगी, और वो जो जिस तरह से ये फूड अथॉरिटी है बाकी है, तो वो सिर्फ उसका काम होगा कि सप्लाई डिमांड को कंट्रोल करे, देखे कहाँ कमी बेशी है उसको सही करे, और जो रेट लिस्ट है उसको ठीक करे और ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बनाए। जब तक ये नहीं होता, ऐलान तो कर दिया लेकिन बनी नहीं अभी तक। ये 3 महीने भी गुजर गए उनकी हुकूमत को, इसके बाद भी और भी दिन गुजरे हैं और मज़ीद पता नहीं कितने गुजर जाएंगे। तो जब तक ये चीज़ें फाल नहीं होती, इसी तरह नहीं होगा। जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, जो मर्जी हाउसिंग सोसाइटी उठती है, बनाती है, बेच देती है, चाहे वो ज़मीन है नहीं, कागज़ बेच के लोगों से पैसे ले लेती है। दुनिया में ऐसे नहीं है, वहाँ पे बाकायदा इसकी अथॉरिटी बनी होती हैं, वो उसको चेक करती हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कराती हैं, उसके बाद जाके उसका रेट निकलता है या जो भी होता है। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी, डिमांड सप्लाई का मसला हल नहीं होगा। जब तक ये जो माफियाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, कोई इसका कला कमा नहीं करेंगे, तो अवाम के साथ तो ऐसा ही होता रहेगा। और हर तरफ से हो रहा है। आप कोई चीज़ देख लें, किसी में रिलीफ है ना, एजुकेशन पे अवाम को रिलीफ है ना, उसकी सेहत के हवाले से उसको कोई रिलीफ है ना, सफ़र के हवाले से उसको रिलीफ है। तो टैक्स किस मुँह से ले रहे हैं भाई? जब आप टैक्स लेते हैं तो ये फैसिलिटेट करना अवाम को, जो लोग हुकूमत है जो टैक्स ले रहे हैं उनका काम है, लेकिन वो हो नहीं रहा। टैक्स जाते हैं। महंगाई की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं?
जो टैक्स लेते हैं वो अपने अल्लाह तलाले पूरे करने के लिए हुकूमत के 36% अल्लाह माफ़ करे, ये कहते थे हम अखराजात कम करेंगे, 36% ज़्यादा अखराजात साल में बढ़ा लिए पिछला जो माली साल था। तो मुझे ये बताओ वो 36% पूरा करेंगे या कि अवाम को रिलीफ देंगे? IMF की कर्जे देने हैं, हम सिर्फ कर्जे ले रहे हैं, ये नहीं कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर्जे ले रहे हैं कि हमने उसकी किस्तें देनी है, हमारे पास पैसे क्या नहीं है है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे। व्यूअर्स आपसे मुलाकात करेंगे एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं कि 7 अरब डॉलर का जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है और उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा, उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ पर आ रहा है। IMF के हवाले से ये देखा गया है कि जब भी दोबारा मुआहिदे में जाना होता है तो होता क्या है कि पहले से ज़्यादा कड़ी शराइत जो है वो रखी जाती हैं हुकूमत के सामने। अशरफ मेहताब साहब, ऐसा क्यों होता है? क्या हम पिछली शर्तें पूरी नहीं करते या हमारा बार बार जाना IMF को मजबूर कर देता है कि पहले से ज़्यादा कड़ी शराइत जो हैं वो हर मुआहिदे से पहले हुकूमत को भुगतना पड़ती हैं? सबसे पहले तो ये है कि जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो यकीनी बात है फिर कर्ज़ा लेके आपने वापस भी करना है, तो कड़ी शराइत इसलिए रखी जाती हैं कि हम लोग जो है टैक्स यानी आमदन बढ़ाएं, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। तो वो जब नहीं बढ़ती तो फिर मज़ीद उसके ऊपर कड़ी शराइत। हम वो कहते हैं जी आप अपने अखराजात कम करें, ये अखराजात कम नहीं करते, वो कहते हैं फिर टैक्स लगाएं। तो वो ये होता है फिर जब अखराजात कम नहीं होते और टैक्सेस बढ़ाने होते हैं तो फिर यकीनी बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, उसमें विद होल्डिंग टैक्स आ जाता है, उसमें सेल टैक्स आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, उसमें कोई और जो भी चीज़ आ रही है या जा रही है उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बगौर जायज़ा लें टैक्सेस के हवाले से तो 1000 रुपया इन्होंने पिछले साल पेट्रोल से लेवी की मद में इकट्ठा किया है, इन्होंने 860 अरब रुपया बिजली से टैक्सेस लिए हैं, इन्होंने मुलाजमीन से जो सरकारी और निजी मुलाजम है तकरीबन 350 रुपये का टैक्स लिया है। अब ये 3 सेक्टर की बात कर लें, इसके ऊपर जितना टैक्स लगाया इसमें 70% वो लोग हैं जो या तो मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं। तो ये इतना बर्डन जब 3 सेक्टर के ऊपर ही डाल दिया, बाकी मैं नहीं कहता जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं, जो एजुकेशन की जो तालीम की उसमें हाइक आई है, या जो सफ़र के जो मामलात हैं उसमें जब पेट्रोल बढ़ेगा तो यकीनी बात है फिर आपका सफ़र सस्ता तो नहीं रहेगा, फिर किराए बढ़ जाएंगे, और जब किराए बढ़ेंगे तो अशिया खुरोनोश जो आती हैं तरसील होती है उनकी पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। सनतकार जब बिजली महंगी देंगे तो अपनी प्रोडक्ट्स वो महंगी कर देंगे, वो पल्ले से थोड़ा देंगे। हाँ ये है कि उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाएं उनकी आमदन पे। जैसे मैंने आपको बताया इतना बड़ा मुल्क है, इतने इतने प्लादे, इतने अमीर लोग हैं, तो 100 अरब से कम हम इनकम टैक्स दे रहे हैं जो इंडिविजुअली या मैं और आप इस तरह से दे रहे हैं। और उसके अंदर से भी देखें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो मुलाजमीन है। अगर आप 16-17 लाख लोग जो एक्टिव टैक्स पे रहे हैं उसमें से वो निकाल दे तादाद तो पीछे रह गया जाता है, कुछ भी नहीं रहता पीछे। तो वो क्यों नहीं उस तरफ जाते? जब ये कहते हैं जी हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, ये करें, तो नहीं जाते। लावाला क्या होगा जब ये इस तरह के बर्डन बढ़ेंगे, चोरियाँ डकैती बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिसने घर के अंदर रोटी तो खानी है कि नहीं खानी, अगर उसकी वो पूरी नहीं होती तो बच्चे उसके क्या करेंगे? डाके मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, फिर क्या होगा? फ्रॉड बढ़ जाएंगे। जिसने भी अपना घर चलाना है 2 लाख की उसकी अगर घर की उन्होंने रखा हुआ एस्टिमेट, तो पूरा कहाँ से करना है? फिर वो आपके ऑनलाइन ये वो फ्रॉड बढ़ेंगे, करप्शन बढ़ जाएगी। 3 ये मेन चीज़ें होती हैं किसी मुल्क को बर्बाद करने के लिए और सही करने के लिए, इसको खात्मा हो जाए। करप्शन बढ़ जाएगी। सरकारी मुलाजिम पहले ही कहते हैं जी हम तो दफ्तर जाते हैं तो जाने के हम हाजिरी लगाने के तनख्वाह लेते हैं, काम करना उसके पैसे लेते हैं, क्या है? करप्शन करते हैं। आना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या करने की ज़रूरत है कि अगर सरकारी नर्ख जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं तो आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे और जो फल और सब्जियां हैं वो सरकारी नर्ख पर ही मिले? इसके लिए क्या करने की क्या ज़रूरत है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी 1 जुलाई 2024 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नए टैक्सेस में इजाफा कर दिया है। जिस तरह हम सिर्फ एक अंगूर की बात करें तो पहले अंगूर का जो टैक्स हम पे करते थे पाकिस्तान गवर्नमेंट को 5 लाख और कुछ हज़ार रुपये पे करते थे, जिसको जो है ना अब जो अफगानिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं, और इस वक्त उन्होंने वो टैक्स जो है 19 लाख रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ में वो टैक्स लगा दिया है। अब दूसरी बात यह है कि अनार का जो टैक्स पहले हम पे करते थे 25,000 रुपये टन के हिसाब से हम पे करते थे, जिसको 1,07,000 रुपये पर टन के हिसाब से इन्होंने टैक्स लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्रूट्स वगैरह अगर महंगे दामों मिलते ही वो इस कदर महंगे दामों हो जाएंगे कि वो एक गरीब आदमी की तो पहले पहुंच से ही दूर था, लेकिन अब तो अमीर आदमी की पहुंच से भी दूर हो जाएगा। और इसी तरह जो आपने बात की है कि रेट लिस्ट के, देखिए एक्यूरेट जो है वो रेट लिस्ट बनानी चाहिए। जिस रेट के ऊपर मंडी में सौदा मिलता है
उससे जो है ना वो किसकी थोड़ा सा जिम्मेदारी है बनाना? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है, ये मार्केट कमेटी की जिम्मेदारी है, और उस पे चेक एंड बैलेंस रखना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक फोटो सेशन से दूर होके एक जेन्युइन रियलिटी में अगर काम करने की इस वक्त जरूरत है। अगर ये रियलिटी के ऊपर काम कर देते हैं, अगर रेट लिस्ट के ऊपर आम आवाम को अगर सौदा सर्फ मिलता है, तो मैं समझता हूं कि आपकी करप्शन भी बचेगी, आपके सारे मामला। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, वो जिस तरह हाफिज आरिफ गुजर साहब ने कहा है कि मीटिंग ही नहीं हो रही इतने अरसे से। अब होता क्या है कि ये होता क्यों नहीं है, रेट लिस्ट एक्यूरेट बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती, कम होगा, जो रेडीबान या कोई दुकानदार या थोड़े महंगे रेट पे बेचेगा तो उनकी वो जो मंथलियाँ, उनकी जो दिहाड़ियाँ वो ख़त्म होती है अगर एक्यूरेट पे मिले। एक असल वजूहात वो ये है, करप्शन वजूहात है इसमें। अगर वो कहें, इरादा कर लें कि हमने ईमानदारी के साथ, हक हलाल तरीके के साथ हमने अपने घर का चूल्हा चलाना है, तो बिल्कुल वो एक्यूरेट होगा। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि रेल लिस्ट, एक तो ये है कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाना है उनका हक नहीं है कि वो रेल लिस्टें तैयार करें। रेल लिस्टें हमेशा जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने तैयार करनी होती है, इन्होंने सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना होता है। और हमारी बदकिस्मती कि जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले वो ही रेल लिस्टें बना रहे हैं। अब ये था कि हमारी 3 मंथ बाद रेल लिस्टें तैयार हुई हैं, जिससे में 50 से 60 रुपये पर केजी का फ़र्क आ चुका हुआ था। तो मैंने अफसर को कहा जी 50-60 का फ़र्क आ गया हुआ, तो वो कह रहे कि यार हम इतना नहीं दे सकते, हमारे ऊपर मीडिया है, हमें वो पूछने वाला है। तो मैंने यही कहा था कि क्या डीसी ऑफिस ने रेट बढ़ाए हैं या ताजर बरादरी ने रेट बढ़ाए हैं? जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल है कि एक रिटेलर को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो जब रिटेलर को कंट्रोल करने वाली बात, बिल्कुल सदाम भाई की यही हकीकत है कि करप्शन रुक जाएगी। जब जिस दिन रेट लिस्ट ठीक आ गई, जिस दिन आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, उस दिन करप्शन रुकेगी। तो करप्शन कोई भी बंदा रोकना नहीं चाहता। और मेनली ये हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो बनती है, लेकिन पंजाब हुकूमत को इस हवाले से एक्टिव होने की ज़रूरत है। बजाय इसके आप फ़ोटो सेशन करवाएं, वज़ीर आला पंजाब खुद फ़ोटो सेशन करवा रही हैं, उससे बेहतर है कि आप आवाम को रिलीफ देने की तरफ तवज्जो दें। वरना ऑब्वियसली वो अशरफ साहब, आप एक बात कहते थे, बम है और किसी दिन भी जो है वो फट जाएगा, और मतलब अवाम में गम और गुस्सा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब, आरिफ गुज्जर साहब और सदाम साहब हमारे साथ मौजूद है। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फ़ैसला कर लिया गया है। पार्टी क़यादत की जानिब से कौन से नाम फ़हरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं, एक हमने इस पर बात करनी है। और साथ ही साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला हतमी नहीं, इस हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। क्या हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना आसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस वक्त शो में मौजूद है अवैस भट्टी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अवैस भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी में इस वक्त कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको मखसूस नशस्तों पर लाया जाएगा? इम्कानात और कहा तो ये जा रहा है, ख़बरें इस हवाले से चल रही हैं कि जो मर्द और ख़वातीन जिन्होंने कैदें बर्दाश्त की या अभी भी कैद में मौजूद हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो पार्टी पॉलिसी होती है उसी पे अमल होना होता है। अगर मैं अपनी पार्टी को देखूं, जिस टाइम इलेक्शन था, इलेक्शन में जो जिन लोगों की लिस्ट वगैरह बनी, उसमें से कई नाम शायद इस टाइम हमें विदड्रॉ करने पड़े। क्योंकि रीज़न क्या है, खान साहब ने बड़ा ये क्लियर मैसेज दिया है बैरिस्टर गौहर साहब को कि वो फीमेल्स, देखिए, लाइक सनम जावेद है, आलिया हमजा साहिबा हैं, तैयबा राजा है, इस तरह की कई हमारी फीमेल हैं जिन्होंने, देखिए, एक फ़ीमेल के लिए जो जेल की दुश्वारी है ना, सौबत है, इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। चलें, एक मेल है वो कोई ना कोई करके कुछ ना कुछ करके बर्दाश्त कर लेता है इन मसाइब को, बट एक फ़ीमेल के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और जो हमारी फ़ीमेल्स, देखिए, 13-14 महीनों से इस मुसीबत के अंदर हैं, क्या अब उनके लिए ये राइट नहीं है कि उनको उस असम्बली का हिस्सा बनाया जाए
जिसके अंदर कानून साजी होनी, सारा कुछ होना, और जिन लोगों ने मुसीबतें काटी वो बड़ा अच्छा जानती हैं कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ है, वो लॉ मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल खान साहब का ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो लोग जो पार्टी के साथ इस मुश्किल हालत के अंदर लॉयल रहे, जिन्होंने पार्टी को, जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसको फॉलो किया, और जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके साथ खड़े हुए, और उनके प्रायोरिटाइज क्या है, वो फीमेल जो जेल के अंदर थी या जेल के अंदर हैं, और बट उनके नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट हुए हैं, ये तो देखिए, उसके अलावा तो हो नहीं सकते ना। उसमें इंशाल्लाह जो उनको सनम जावेद साहब से खुद पूछा गया, खान साहब ने उनको कहा कि इनसे पूछें कि ये क्या चाहती है नेशनल असेंबली और परवीन। देखिए ये कभी ये एक लीडर ही कर सकते हैं ना कि वो उनसे अपनी पार्टी की वर्कर से पूछे। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए ऐसे मर्द और ख़वातीन, और ये पार्टी भी यही कह रही है कि जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें जी आपके मुताबिक बर्दाश्त की। लेकिन अगर एक खातून, जैसे आप बार बार सनम जावेद का नाम ले रहे हैं, उनकी अपनी वर्थ क्या है, और जिस तरीके से वो बेहुदा ज़ुबान का इस्तेमाल आज भी, अभी कुछ देर पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये उनको हिदायत की है कि अब आप नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल जो है वो ना करें। ऐसी ख़वातीन जब असेंबली में आएंगी तो वहाँ पर ऐसी ख़वातीन लेजिस्लेशन में शामिल होंगी, लॉ मेकिंग में शामिल होंगी। आपको क्या लगता है ऐसी ख़वातीन का जो कि नामुनासिब और बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करती रही हैं? और दूसरा ये कि उनका तजर्बा क्या है? उनका तजर्बा यही है कि इस पार्टी पर गंद उछाल लिया, उस पार्टी पर गंद उछाल लिया, इसके अलावा उनकी वर्थ क्या है? तो आप समझते हैं ऐसे लोगों को असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पर आना चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, ये जो स्पेशल सीट्स हैं हमेशा पॉलिटिकल वर्कर के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके चचा की बेटी है, मेरे ताया की बेटी है, आपके किसी पॉलिटिशियन की, सीनियर पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं, तो उनकी बेटी को आप मखसूस नशिस्त के ऊपर MN MPA बना दें। ये देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट होता है कि पॉलिटिकल वर्कर को MN MPA बनाया जाए। सनम जावेद एक पॉलिटिकल वर्कर है, अगर वो इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने को यूज़ किया है तो देखिए, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, करण साहब भी बैठे हैं, ये हमारे, इन्होंने माशाल्लाह एक लाहौर को भी लीड किया हो। देखिए, इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, चाहे वो मेरी पार्टी से हो, चाहे करण साहब की पार्टी से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, अगर कोई लैंग्वेज है, मैं नहीं कहता अज़मा बुखारी साहब की क्या लैंग्वेज है, मैं नहीं कहता हमारी जो PMLN की दोस्त हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के फीमेल्स हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिल्कुल कंडेमेबल चीज़ें हैं। हमारी अगर पार्टी सनम जावेद इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है, अब वो इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने जा रही है, उनको भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा जो अपने अल्फाज है ना, अल्फाज बेहतर करने चाहिए। ये नहीं है कि आप मरियम औरंगज़ेब की तरह या अज़मा बुखारी की तरह या इन लोगों की तरह आप भी बने। बिल्कुल एक महज़ब, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसको इंस्टीट्यूट को महज़ब तरीके से चलना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनका तजर्बा, देखिए असेंबली के अंदर जाएंगी तो तजर्बा हासिल होएगा ना, ये तो नहीं है कि वो पहले से कहीं से असेंबली का तजर्बा लेके यंग हैं, आज असेंबली का हिस्सा बनेंगी तो कल एक्सपीरियंस होएगी ना। इसमें कोई ऐसे पैरामीटर सेट नहीं है कि एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उसने मखसूस सीट पे जाना है, उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी ज़रूर होनी चाहिए, उसका अपने लीडर के साथ खड़ा होना, ये भी लॉयल्टी की डेफिनेशन में आता है, उसको होना चाहिए। अगर जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया है इन मुश्किल हालात के अंदर, चाहे वो सनम जावेद है, खदीजा शाह है, ये वो लोग हैं। देखिए, खदीजा शाह को भी खान साहब ने कहा, कोई आज तक मेरा नहीं ख्याल कि बंदी की कोई स्टेटमेंट कोई ऐसा हो। देखिए, ये पार्टीज के अंदर होता है, कई लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिवनेस के अंदर कुछ वर्ड बिल्कुल निकले होंगे सनम जावेद की ज़ुबान से, अज़मा बुखारी साहिबा के भी नहीं होता है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी होता है, लेकिन इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इस महज़ब इंस्टीट्यूट के लिए, इस महज़ब असेंबली के लिए अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल लाजमी है और सबको करना चाहिए। बट जहाँ तक आप कह रहे हो कि मखसूस सीट के लिए क्या उनका बनता है कि उनको MPA बनाया जाए, या मैंने बिल्कुल बनना चाहिए। मेरे ख्याल में जितनी तकलीफ उस फैमिली ने काटी हैं, या आलिया हमजा की फैमिली ने काटी हैं, या खदीजा शाह हमारी पार्टी से हैं, तैयबा राजा हैं, इस तरह के और कई लोग हैं, उनको बिल्कुल इस असेंबली का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स की कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है कि जो खवातीन या इवन जो मर्द भी जो बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, एक तो देखें
सियासी खलफशार भी मौजूद होता है, नैरेटिव्स में भी फ़र्क होता है, बयानिए में भी, मैनिफेस्टो में भी फ़र्क होता है, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। लेकिन आप जब वर्बली बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत बेहुदा समझी जाती है, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को असेंबली का, फ्लोर ऑफ द हाउस का हिस्सा होना चाहिए, लॉ मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए इस तरह के लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। देखें, अखलाकी तौर पर हमारी कदरें बहुत गिर गई हैं और ये क्यों हुआ है? ये नहीं था, आज से 8-10 साल पहले नहीं था। पॉलिटिकल फील्ड में बड़ी शाइस्तगी से लोग आते थे, एहतजाज होता था, मारें खाते थे, जेलें काटते थे, मगर अदालतों में खड़े होकर या चैलेंजेस करना या कभी भी जलसों में डांस, मुजरे, पार्टियाँ, ये नहीं होता था। और एक ख़ास मखसूस तबका जो कि ज़ाहरी तौर पर या इन मेजॉरिटी थोड़ा ला इल्म था या कम इल्म लोग थे, वो एक मखसूस पार्टी पीटीआई की तरफ मुतवज्जो होने लगे। क्यों? कि इन्होंने मेले ठेले का रवाज बहुत ज़्यादा डाला और उसके अंदर जब खान साहब ने और जो दूसरी लीडरशिप थी, इन्होंने अल-अलान मसलन लफ्ज़ बिगाड़ने शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या कहते थे, मियां नवाज शरीफ साहब को क्या कहते थे। जब टॉप लीडरशिप दूसरी पार्टी की लीडरशिप को इस तरह बेहुदा और गंदे और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगी तो जाहिर है फिर जो उनके फॉलोअर हैं वो उससे भी आगे बढ़ेंगे। बदकिस्मती से ये हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। असम्बलियों के अंदर अब मजबूरन लोग जो हैं, तकरीबन सारी पार्टियों के कोई ना कोई आदमी ऐसी, कोई ना कोई मेंबर ऐसी बात कर देता है जिसका आगे से रिएक्शन होता है। एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से शुरू हो जाती है। अभी आप देखें कि इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। पूरी सोसाइटी जो है वो पस्ती की तरफ गिरती जा रही है अखलाकी तौर पर, और दुनिया में हमें अब किस तरह देखा जा रहा है। आप ये समझते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो एम्बेसीज बैठी हुई हैं, ये किस लिए बैठी हुई हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की? ये यही कुछ देखते हैं। ये देखते हैं कि एक कौम का ट्रेंड क्या है, इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इनकी अखलाकी इक़दार क्या है, इनकी माली रवैये कैसे हैं। तो जब वो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप में नेगेटिव में नज़र आएंगी तो वट वी विल बी गेटिंग फेवर फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमें अमेरिका कैसे देखेगा, हमें चाइना कैसे देखेगा, हमें इंडिया कैसे देखेगा, हमारा हमसाया ईरान कैसे देखेगा। और फिर ये सारा कुछ देखते हुए हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो हमारा तमस्खुर नहीं उड़ाएगा तो फिर क्या करेगा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि इन चीज़ों को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जिस पार्टी ने इब्तिदा की उस पार्टी को अब ये रियलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज उनके पास भी शुरू में पीटीआई के पास बड़ी सिंसियर, बड़ी लॉजिकल किस्म की, बहुत डिसेंट किस्म के लोग आए थे। बट आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने लीडरशिप को देखा, अपने लीडर को देखा कि उन्होंने नाम बिगाड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी, तो वो आहिस्ता, और भी वजूहात होंगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग पीछे हट गए। और अब ये है कि बेराह रवी इतनी ज़्यादा हो गई है, आप जहाँ कहीं भी देख लें, पीटीआई को मैं नाम लेना नहीं चाहिए, 12 ले दिया कंपैरेटिवली, उनके जलसों में, उनके जुलूसों में डांस, ये वो सारा कुछ जो कि हमें हमारे बड़ों ने कभी भी नहीं सिखाया था, इससे इनको बाज आना पड़ेगा। और फिर देखें जिस तरह का मटेरियल पार्टी को अवेलेबल होगा उसी के हिसाब से उन्होंने फैसले करने हैं। ख़वातीन का पार्टी में असेंबली में आना बनता है? नहीं, ये लीडर, उनकी लीडरशिप पे है जी। देखें जिस तरह के अवाम मुंतखब करेंगे लोगों को, या जिस तरह की लीडरशिप की सोच होगी वो उसी तरह के लोगों को लेकर आएंगे आगे, बस यही है। तो हम उसके ऊपर क्या कह सकते हैं? एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान में, मखसूस नशिस्तों का कानून है। पहले तो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी हुई है कि ये एक ऐसी पार्टी जिसने कभी अप्लाई नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, और एक ऐसी दूसरी पार्टी जिसके नाम के ऊपर सारी पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो असेंबली की तरफ गए या उन्होंने अपनी पार्टी डिक्लेयर की। वहाँ भी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। कोर्ट्स का फैसला बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलत है, और मैं भी ये समझता हूँ, मैं कोर्टों में जाता रहा हूँ, पॉलिटिकल केसेस मैंने लड़े। जब एक पार्टी दरख्वास्त ही नहीं कर रही, उसकी एप्लीकेशन नहीं है, तो आई मीन आप उसके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं। आर्टिकल 17 जो है वो बड़ा क्लियर है इन चीज़ों के बारे में कि हुकूमत के क्या हैं इख्तियारात। जैसे अभी ये आपने फरमाया कि ये थोड़ी सी बातचीत चली है पाबंदियों वगैरह की, तो ये कानून के मुताबिक चीज़ें अगर चलती रहेंगी, आइन को फॉलो करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अखलाकियात के दायरे में रहेंगे तो अखलाकियात की तरफ बेहतरी आएगी। अगर मुआशी तरक्की की तरफ डिसेंसी के साथ एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर आगे चलेंगे।
नहीं तो यही है जिस तरीके से आज हो रहा है, सड़कों पे नारे हो रहे हैं, असेंबलियों में नारे हो रहे हैं, एक दूसरे की इज्जतों को उछाला जा रहा है, तो बस फिर भट्टी इस तरह साहब, चलेगा। आप लोग मखसूस नशस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं थी, सलमान अकरम राजा हिस्सा नहीं थे इस कोर्ट में? ये देखिए, ये जो पिटिशन है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से थी। उसके अंदर हम लोगों ने 110 की एप्लीकेशन दी। 110 की एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हुई। 110 होती है कि आप नेसेसिटी पार्टी ऑफ द केस हैं। आप जब नेसेसिटी पार्टी ऑफ द केस हैं तो आपको 110 की एप्लीकेशन दे के आप उस केस का हिस्सा बनते हैं। वो सलमान अकरम राजा साहब ने फ़ाइल की CPLA के अंदर, वो इस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद हम प्रॉपर उस केस का हिस्सा बने। और आज ये जो बात कही जा रही है कि PTA इस केस का हिस्सा नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। उस केस के अंदर 110 का टोटल जिक्र किया गया है, हमारी उस एप्लीकेशन का जिक्र किया गया है उस जजमेंट के अंदर कि सलमान अकरम राजा साहब ने पार्टी बनने की इस्तदा की, और जब वो इस्तदा की उसको एक्सेप्ट किया गया। फुल बेंच ने जो काम कर रहा था उसने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उस केस का पार्ट एंड पार्सल PTI बनी। और PTI की जो इस्तदा यही थी कि हमारी जो इलेक्शन हमारा जिसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था उसको ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इन्होंने इंटरप्रेट गलत किया था, जिसकी वजह से हमारी पार्टी इन जो स्पेशल सीट्स हैं इनसे डिप्राइव हुई। उस हमारी क्योंकि एप्लीकेशन है ना, एक एप्लीकेशन को पार्ट एंड पार्सल बनाया जाता है जब 110 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। वो हमारी उन्होंने हमें पार्टी एक्सेप्ट किया और हमारी इस्तदा जो थी उसी के ऊपर, देखिए एग्रीव्ड पार्टी हम लोग थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो हमारा हिस्सा थी। हमारे क्योंकि दोस्त वहाँ पे थे, जिन लोगों ने एफिडेविट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दिया हुआ था वो 41 की तादाद में वो लोग हैं। बट अब जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के, उन्होंने कहा है कि जी 39 लोग PTI के थे जिन्होंने अपने एट द टाइम ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स लिखा था स्पेसिफिकली कि हम PTI का हिस्सा हैं। उनकी कैटेगरी उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद कि PTI एक एंटिटी है, एक जमात है, उसका जो इन्होंने इलेक्शन नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, ये इलेक्शन कमीशन ने जो जजमेंट गलत इंटरप्रेट की और उस ऑर्डर को उन्होंने नल एंड वाइड डिक्लेयर किया और अपहेल्ड किया कि PTI का सिंबल और PTI एज एन एंटिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। उस एग्जिस्टेंस के बाद ही उन्होंने पार्टी को कहा कि आप अपनी स्पेशल सीट्स की हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू PTI इस ऑर्डर के बाद वो जमा करवाने जा रही है। और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं उनको उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपकी क्योंकि एफिलिएशन इस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से आप लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बने, उनके लिए उनके आज़ाद राय है उनकी। अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करते हैं, PTI को ज्वाइन करते हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं। वो 41 जो MNAs या MPs जो नीचे के लोग अलग हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के, वो 41 MNAs का जिक्र किया उन्होंने कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए वो लोग आज़ाद हैं। शिकायत है कि आपके पार्टी मेंबरान को उठाया भी जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए वो जो एक बच्चे की वीडियो आप भी चलते देख रहे थे, उसके जो उनके फादर का नाम मैं भूल गया हूँ कि उनको उठाया गया, और कल हमारे एक MNA दस्ती साहब बड़े मशहूर हैं, दस्ती साहब के घर के ऊपर भी किस तरह हमला किया गया। और हमारे देखिए वो आज़ाद है लेकिन PTI की सपोर्ट के साथ आए हुए थे, उनके घर पे किया गया। इसी तरह KP के कुछ दोस्त हैं उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो होमवर्क आपको क्या लगता है इस चीज़ का क्या मकसद क्या है? देखिए उनकी जो सपोर्ट है और एफिलिएशन है उनको उसी चीज़ से कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दें PTI के हक में, क्योंकि मखसूस सीट अगर वो कोई एक बंदा या दो बंदे या तीन बंदे इनको PMLN को पीपल्स पार्टी किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी भी तो पार्टीज की सीट बढ़ सकती है स्पेशल सीट। इनका यही है कि आज ये MNAs को उठाएं, एक तो एक MNA आने से उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब वो स्पेशल सीट्स की एक रेशो बननी है उसको भी जो प्रोपोर्शनेट सेट हुआ है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की हुई। लेकिन आज एक पॉपुलर पार्टी का MNA हो और वो छोड़ दे अपनी पार्टी को, ये पॉसिबल? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में जिस तरीके से अभी फ़ैसले, अदालती फ़ैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रहे हैं, बहुत से इनके जो असीर रहनुमा थे उनको भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो रिहाई मिल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को टफ़ टाइम कोई दे सकती है? इसीलिए क्या पाबंदी लगाने का फ़ैसला भी किया गया?
देखिए जी, हुकूमत को क्या टफ टाइम देना है। हुकूमत जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ है, पीपल्स पार्टी और PMLN की कोलिजन गवर्नमेंट है। और अगर ये सारे लोग भी, जजों ने जो फैसला दे दिया जिससे हम बहुत गहरा इख्तलाफ है हमारा, अगर ये सारे लोग भी PTI के नाम के ऊपर असेंबली में आ जाते हैं तो मेजॉरिटी रिमेंस विद द कोलिजन गवर्नमेंट, जिसको लेकिन लीड कर अगर रहे हम हैं मियां लतीफ़ शहबाज खोसा शरीफ साहब की साहब। बात करें, वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। वो कहने को तो जो मर्जी कह लें, फिर वक्त तो पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चलता किसी वक्त क्या होता है। मगर अभी जो आज की मौजूदा सूरत हाल है वो जरदारी साहब ने भी और मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा क्लियरली 3 दिन पहले कह दिया कि हमारा जो कोलिजन है वो बरकरार रहेगा। तो इसलिए इट विल कंटिन्यू। बाकी इनकी सीटों का है, जैसे मेरे भाई ने कहा कि उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तो आजकल आप जिसकी मर्जी जो मर्जी फिल्म बनाकर नहीं, लेकिन चला उठाया तो जा रहा है। नहीं, जिस तरीके आपके से के जमशेद पास क्या दस्ती साहब के अथेंटिसिटी घर है? पर छापा कौन वहाँ मारा का गया। बेटा? छापा मारा किसने मारा? एक अखबार में और सोशल एंटी मीडिया में? करप्शन ने सर किया। नो, हु नोस, और किस लिए मारा? एक हो सकता है कोई और केस हो उसके ऊपर, मुझे नहीं पता। बट मैं इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करता ही नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो होता है जिसकी वजह से कहीं छापा मारा जाता है। और ये कभी भी रीज़न नहीं होती कि जी ये बंदा दूसरी पार्टी में जा रहा है या दूसरी पार्टी का तो इसका छापा मार दो। छापे नहीं मारते जाते। ये सारी पार्टियां कहती हैं जी हमें अंदर कर दिया, आपने अंदर कर दिया। जब वो करते हैं तो उनके पास सॉलिड ग्राउंड्स होती हैं। और उसके बाद जो जजेज़ हैं वो आजकल एक बिल्कुल ही हमारी जो मुकन्ना है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग गई है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। बाकी उनकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो पूरी पाकिस्तान की तारीख बढ़ी हुई पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करें तो एक दिन अता तारड़ साहब आते हैं और वो इस तरीके से कहते हैं कि जी पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है और 3 लोग आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इमरान खान के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। अगले दिन आके इसहाक डार साहब कहते हैं कि नई इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। बज़ाहिर जो है वो पीपल्स पार्टी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही। इत्तेहादियों के बगैर क्या ये फैसला जल्दबाजी में किया गया और आखिर इसका मकसद क्या है? पाबंदी लगाने से क्या होगा? देखें, ये फैसला नहीं था अभी तक। इमरान खान साहब क्या नहीं कहते थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको तो जेलों में लटका लूंगा? नहीं, मेरी आप बात सुन लें ज़रा। ये वो तो कहते थे मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको उल्टा लटका दूंगा, मैं इनको जेलों में सेल्स में रखूंगा, मैं इनके पेट में से सारी चीज़ें निकाल लूंगा। इन्होंने नाजायज़ वो तो अभी भी कहते हैं कि हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। वो 4 साल में तो उन्होंने जो किया वो सारी दुनिया के सामने। पाकिस्तान को कोई एक चीज़ में भी उन्होंने ट्रैक पे डाला हो तो अगर हमारे एक लीडर ने आके ये कह दिया कि हम पाबंदी लगा रहे हैं तो क्या इसी डर की वजह से तो नहीं ऐसा है कि उनको बाहर नहीं आने दे रहे? नहीं, मेरी आप बात सुने। अगर एक बंदा आके कहता है हमारी पार्टी का कि जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, कानून की किताब में दिया हुआ है। एक मिनिस्टर के कहने से पाबंदी लग नहीं जाती है। पार्टीज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेंगे एक दूसरे को। पहले शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया है, और जरदारी साहब, दे आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ही इज़ द प्रेसिडेंट, ही द प्राइम मिनिस्टर इज़ शहबाज शरीफ। तो ये नतीजे अखज़ कर लेने और कहना कि जी लग गया, उसको बाकायदा अभी तो कैबिनेट में भी नहीं होगी। लेकिन देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, मुराद अली शाह साहब हो जाएं, शर्जील इनाम मेमन साहब हो जाएं या मुख्तलिफ और लोग भी हैं, नैयर बुखारी साहब, वो सब ये कह रहे हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया गया पाबंदी। मगर जरदारी साहब ने तो कहा, जावेद लतीफ़ साहब ने भी इस हवाले से कहा कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब, इसहाक डार साहब, तो आपके तो अपने लोग ही ऐसे लग रहा है कि पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठने लग गई। इख्तलाफ राय तो हर पार्टी में होता है और जो डिसीजन होते हैं जब सारे मिल बैठते हैं, लेट्स से ये अभी हमारी अगर गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की और हमारी है तो उन्होंने कैबिनेट में बैठ कर डिसीजन करना है। और उससे पहले 4 दिन पहले आपने अखबार में देखा, मेन हेडिंग थी पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार है जंग, कि जरदारी साहब ने वो इत्तेफाक करते हैं जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं? देखें, ये अभी एक सोच है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती। प्रोज एंड कॉन्स जो है वो देखने के बाद ही ये फैसले होते हैं ना कि इसका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ऐलान जो था वो पहले कर दिया गया। ऐलान को आप तो ऐलान, मैंने आपको पहले मिसाल की, ऐलान तो हमारे सियासी लीडर बहुत करते हैं। यही तो एक मुसीबत है कि हम एक अपने रास्ते पे चलते नहीं हैं। हमारे बहुत सारे लोग जज्बाती राय जो है ना वो फौरन हर किसी पार्टी से, और दैट इज़ द रीज़न कि आज पाकिस्तान में एक पंजाबी के अंदर ना कड़मा पै गया। सियासी लोगों के ऊपर आम आदमी को एतमाद ही नहीं है। किसी भी पार्टी को ले लें आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी, क्या करेंगे आप लोग? इस तरह की पाबंदियां पीपल्स पार्टी ने भी पहले लगाई हुई है मुख्तलिफ पार्टीज के ऊपर, लेकिन फिर वो नाम चेंज करके लगा लें पाबंदी हमारे ऊपर। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप घर बैठ जाएंगे या नाम चेंज करके मूवमेंट आ जाएगी, इंसाफ मूवमेंट आ जाएगी। आपने नाम रख लिया हुआ है। मैं एक बात कर रहा हूँ, इंसाफ मूवमेंट आ जाएगी, किस तरह रोक सकते हो आप? एक
पब्लिक के अंदर एक पॉपुलर पार्टी है, एक मैसेज की पार्टी है, जिसका आपने भी लीडर, तो अपने दौर में टीएलपी को रोका था ना। देखिए मैं कहूँगा वो काम गलत था। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने की वजह से ये कहता हूँ कि अगर इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, वो हमेशा आपके गले पड़ते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी ने एएनपी को दबाने की कोशिश की थी किसी दौर के अंदर, या पीएमएलएन उस टाइम उनका साथ इकट्ठे थे, लेकिन क्या वो दब गए? क्या हम लोगों ने टीएलपी का अगर किया, क्या वो दब गए? वो ज्यादा पावर के साथ आते हैं। लोगों ने जमातुद्दावा है, जो जमातुद्दावा लश्कर तैयबा कभी होते थे, जमातुद्दावा पॉलिटिकल पार्टी बना दी आपने। उस टाइम अगर आप इसे जिहादी तंजीम कहते थे, आज तो आपने उसको पॉलिटिकल पार्टी बना दी है। क्या खान साहब की इस पीटीआई को आप खत्म कर देंगे? पंजाब में वैसे आप लोगों से नहीं उठा जा रहा, ये काफी अरसे से देखा जा रहा। हमारा वोट देखें, ये अभी फरवरी का महीना गुजरा है, कुछ चंद महीने पहले की बात, कैसे उठे? वोट की ताकत से हम लोग उठे हैं, वोट लेके आए हैं, और कहां, और ये 2/3 मेजॉरिटी से आए हम लोग। इससे ज्यादा और क्या होता है? अवाम को क्या, मेजॉरिटी आपके पास आपको नहीं पता? 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं पता 2/3 मेजॉरिटी? मैं कैसे कह रहा हूँ? क्या फॉर्म 47 की हुकूमत को हम तो वो देख रहे हैं जो रियलिटी है, जो नजर आ रहा है। रियलिटी आप, हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस हल्का के अंदर बैठे हुए, ऑन चौधरी साहब का हल्का है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ऑन चौधरी पूरे लाहौर में किसी एक पोलिंग स्टेशन उसी असेंबली में सर आपके मेंबरान भी बैठे हुए हैं, हमारे देखिए किसी एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता, और वो जीता हुआ है फॉर्म 47 के मुताबिक। और हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब है, वो हारी हुई है, बट वो जीती हुई है। हम लोग यही तो बात करते हैं कि फॉर्म 47 फॉर्म कोर्ट्स मांग रही है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप चले जाएं, सर आपके कहने नहीं, ऐसे नहीं होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला सामने है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, डिक्लेयर किया, हम तो उस पर देखेंगे ना। आपके कहने से क्या होगा? इस तरह तो 2018 में पीएमएलएन भी बड़ा रौला डालती थी कि भाई हम जीते हुए थे, इन्होंने हमें हराया। तो आपको पता है तब क्या हुआ था। तो जो रियलिटी है उसको मानेंगे कि आपकी जुबानी ही हम सब कुछ माने? देखिए रियलिटी तो मैं बता रहा हूँ, जो आप कह रही हैं कि आपके साथ पंजाब उठ नहीं रहा, मैं तो पंजाब उठने की बात करूं। पंजाब उठ नहीं रहा, पंजाब जाग चुका हुआ है। आप लोग क्या करेंगे? देखिए तहरीक इंसाफ पे पाबंदी बिल्कुल लगेगी नहीं। हमारे पास कोर्ट्स का रास्ता है, हम लोग कोर्ट्स का रास्ता जो अपनाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे। हमें कैसे ये गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अवैस भट्टी साहब, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स अभी हम शो में एक वक्फा शामिल करना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अदविया साज कंपनियों की जानिब से जारी मनमानियों के हवाले से अभी हम बात करना चाहेंगे। मुल्क में अद्वियात की कीमतों के हवाले से कोई रेगुलरिटी निज़ाम ना होने के बायस अद्वियात साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 400% अज़ खुद इजाफा कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ नूर मेहर, सदर ड्रग लॉयर्स फोरम, इस वक्त मौजूद हैं। नूर मेहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 400% इजाफा जो है वो किया गया है, और हुकूमत इस मामले पर खामोश तमाशाई जो है वो बनी बैठी है। कौन कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जिनमें इजाफा देखने में आ रहा है? जी कौन कौन सी का अब तो सवाल ही ख़त्म हो गया। तकरीबन 80,000 के करीब जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। सिर्फ 146 जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनकी कीमतें, खैर उनकी भी बढ़ाई गई हैं, उन पर कंट्रोल रखा गया। बाकी जो है गाजर, मूली, तेल, चीनी की तरह फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मर्ज़ी होगी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मर्ज़ी होगी कि वो जो कीमत भी लगा लें। अब जो पहले होता था कि कंट्रोल मेडिसिन मिलती थी, कुछ मेडिकल स्टोर वालों को और कम्युनिटियों को खौफ होता था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या सूबाई गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उन पर छापे मारेंगे, हिसाब किताब लेंगे। अब हिसाब किताब को तो उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया काफ़ी हद तक, ठीक है। अब हुआ ये कि जब निगरान हुकूमत आई 6 फरवरी को, इलेक्शन से एक रात पहले, उन्होंने ये फैसला छोड़ दिया कि अब अद्वियात की कीमतें कंट्रोल ही नहीं होंगी, अब मैन्युफैक्चरर इसका तयन करेंगे। तो हमने इस पर एहतजाज किया, और फिर 19 फरवरी 2024 को जो है उन्होंने जाते जाते एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी अद्वियात की कीमतें कंट्रोल होंगी, इसका कोई कंट्रोल ख़त्म। अब मर्ज़ी है, मतलब जो लूटे, जो खाए पिए, लूट के भाग जाए, जो भी है। तो उसको हमने चैलेंज किया 19 फरवरी के लाहौर हाई कोर्ट में। तो उसमें जैसे शाहिद करीम साहब ने मेहरबानी की, उसका स्टे ऑर्डर हमें मिला, और उसके बाद थोड़ा ठहराव आया इसमें, इस बेईमानी जो थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। उसके बाद जो है 2 अप्रैल को फ़ैसला आया कि अब क्योंकि निगरान हुकूमत क्योंकि चली गई है, उनका ये फ़ैसला वो राइट तो नहीं था उनको, तो ये नई हुकूमत आ गई है, इस पर जो है ना वो अपनी पॉलिसी और फ़ैसला करे, ठीक है। अब उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि 30 मई को उन्होंने वफाकी काबीना ने कहा कि जी वो निगरान हुकूमत का जो फ़ैसला था वो ठीक था, ठीक है। तो 5 जून को उन्होंने
एक लेटर जारी कर दिया कि कीमतें जो है डी कंट्रोल रहेंगी। ठीक है। फिर हमने एहतजाज किया, हम फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि जी ये तो उन्होंने जो ड्रग एक्ट 1976 है उसके तहत जो है ना असेंबली से बिल पास किए बगैर, सेनेट से बिल पास किए बगैर प्राइम मिनिस्टर को तो अख्तियारात ही हासिल नहीं है। ये तो हम 6 फरवरी को भी हम कह रहे थे और भी कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसका जो है पूरा एहतजाज किया और हमने कोर्ट को बताया। कोर्ट ने, जैसे शाहिद करीम ने ये फरमाया कि जो 500 रुपए का आई ड्रॉप था वो 2200 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। हमने कहा हम यही कह रहे हैं, अब तो शुतर बेमुहार है, जिसकी मर्जी है आलू गाजर मूली की तरह, मतलब कि किसी का बच्चा कैंसर का मरीज़ हो, किडनीज का मरीज़ हो, ठीक है, हार्ट का मरीज़ हो, वो इस वजह से मर जाए कि वो महंगी दवाई नहीं ले सकता। इस मुल्क में पहले बिजली की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है। तो ये तो अब जो पाकिस्तान दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स में सबसे करप्ट मुल्क बन चुका है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो कंपनियों से फ्रिज, एसी, बाहर के टूर, कौन सी चीज़ है जो नहीं लेते। अच्छे मसीहा डॉक्टर भी हैं, लेकिन बहुत सी जो तादाद है, 90% जो तादाद है वो कंपनियों से सरकारी मुलाजिम है, लेकिन सारा दिन बैठ के ब्रांड्स लिखते हैं, कंपनियों के मुफाद के लिए काम करते हैं। एक बेचारा पुलिस वाला जो अगर 100 रुपया ले ना, वो करप्शन है। अगर एक वाइट कॉलर क्राइम जो है सबसे ज़्यादा हेल्थ में है, और एक जो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है, वो भी बाहर के टूर ले रहा है, एसी ले रहा है, कैश ले रहा है, हार्ड मनी ले रहा है। पहले फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं मतलब के सैंपल देती थी, लिटरेचर ब्रोशर देती थी, जी हमारी दवाई बहुत अच्छी है, देख लें जी। अब क्या है, अब खुला बाजार है, अब ये मंडी खाना बन तो गया। आपको क्या लगता है तमाम वजूहात है जिसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं? जी, अब शुतर बेमुहार है, उस पर हमने इस पर काम किया है। हमने नए पुराने बैजेस जो लॉट होती है दवाइयों की वो इकट्ठी की हैं, उसके एक्सेल शीटें बनाई हैं, उस पर कंपेरिजन डाटा बनाया है, हुकूमत को भेजा है, हुकूमत को ख़त लिखे हैं, ठीक है। अब अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो अब हम मजबूरन जो है एक हफ़्ते के बाद हमें मजबूरन, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस पर नहीं करते तो हमें मजबूरन जो है सड़कों पे आना पड़ेगा। क्या क्या आप लोगों पर भी कोई केसेस वगैरह बनाए गए हैं? इस हवाले से भी बताइए। जी, मैंने जो है पिछले साकिब निसार साहब और पीछे एक CEO ड्राइव थे, उन्होंने मेरे पे 252 FIRs जो है इस पर की, और उस पर मैंने फिर बेल बॉन्ड जमा कराए, ज़मानतें ली, मेरे झूठे केस बनाए गए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज माफिया जो है इसके पीछे था, तो उन्होंने मेरे पे, मैंने अभी जो है सिर्फ 14-15 केस जो है ना वो उस पर चल रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, एक रेडी वाला, एक किसान तो नहीं बता सकेगा ना कि उसके साथ बेईमानी कैसे हो रही है। ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। ठीक है। अगर हम पढ़े लिखे लोग, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, वकील, अगर आम आदमी के लिए काम नहीं करते और हम भी सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, तो वो तो फिर जिस्म फरोशी और इसमें फ़र्क नहीं रहा। सर्विसेज में लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के लिए काम करना है। अगर एक आम आदमी, गरीब आदमी, अगर हम ये ज़्यादती, जुल्म एक गरीब आदमी के लिए खड़े नहीं होंगे और जुल्म बर्दाश्त करेंगे, ये फ़िक्र देखें, ये मैं कहता हूँ कि ये जो फ़िक्र हुसैन है ना, उसके मुताबिक हमें जुल्म जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, नाइंसाफ़ी के साथ खड़ा होना है, ना कि हमें कंप्रोमाइज़ होना है। कंप्रोमाइज़ आप देखें, मैं तो इंतहाई परेशान, हैरान हूँ, इतना बड़ा जुल्म, मरीज़ों की दवाइयाँ जो है 200%, 300%, 400% तक बढ़ गई। क्या इसमें जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं इसमें, और 80,000 दवाइयाँ हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि जो बड़ी बड़ी दावे करती हैं, हमारी पीपल्स पार्टी दावे करती है, गरीबों की पार्टी है, जमात इस्लामी जो बड़े बड़े दावे करती है, ठीक है, और बहुत सारी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग, इवन के मुस्लिम लीग नूर में भी जो ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो आवाम के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, मैं तो इस चीज़ पे भी हैरान हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को भी मिसगाइड किया गया है। फिर हमने इस पर जो है कानूनी तौर पर जो किया है, उस पर अभी एक 5 जुलाई को अभी रिसेंटली एक ख़त जो है आया है, जिसके में जो है अब हमारे एहतजाज और कानूनी चाराजोई के बाद ड्रग अथॉरिटी ने, CEO आसिम रऊफ़ साहब ने बेहतर काम किया है। उन्होंने अब वज़ारत कानून को लिखा है कि इसमें जो वाज़ेह गाइडलाइन दें कि अमेंडमेंट के बगैर, असेंबली की तरमीम के बगैर क्या ये डी कंट्रोल अद्वियात कीमतें हो सकती हैं, नहीं होती। असल में आवाम को तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी जो है शुरू है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान में 800 एलोपैथिक कंपनियाँ हैं, 1450 जो है हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, और एक बड़ी पाकिस्तान में 20 के करीब मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हिसाब लेना ज़रूरी है। जो आवाम की, मरीज़ों की लूट मार कर रहे हैं, उसको अगर नहीं रोका गया
तो इससे जो पाकिस्तान में डेली दर्जनों लोग सिर्फ इस वजह से मर जाएंगे कि उनको महंगी दवाई नहीं खरीद सकते, जो अपने। आपको क्या लगता है इस ज़मन में हुकूमत को क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है? देखें, इसको हुकूमत को फार्मास्यूटिकल माफिया की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लैक मेलिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में 800 जो एलोपैथिक कंपनियां हैं, अब हमारी नेशनल कंपनियों ने काफ़ी ग्रो किया है और हमने इस पे जेनेरिक के भी डॉक्टर जो हैं वो फार्मूला जो है लिखें, ना कि ब्रांड लिखें। इस पे हमने रिट डाली हुई है हाई कोर्ट में, उस पर फैसला नहीं हो रहा, लेकिन हुकूमत जो है ख़ुद ड्रग एक्ट सेक्शन 7 क्लास 8 की खिलाफ वर्जी कर रही है कि उसमें लिखा हुआ है ड्रग एक्ट में कि जो कंपनीज़ को जो ब्रांड के बजाय साल्ट में रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इसको ड्राइव और हुकूमत इसका नोटिस लें, और ख़ास तौर पे जो दवाइयों की कीमत अमली तौर पे नहीं बढ़नी चाहिए, इस पे वज़ीर आज़म जो है फौरी तौर पे नोटिस ले और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका नोटिस ले कि लूट मार जो है, इतनी लूट मार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नूर मेहर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।